तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिस्ट। आई एम श्वेता और हम कर रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स और आज है उसकी 5th वीडियो विच विल बी रिगार्डिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। एंड हम करेंगे इसके अंडर ही टाइप्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस कौन से होते हैं, एंड जो उसमें जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा उसके अंडर जो हमारे पास आएंगी फिक्टिशियस फोर्सेस जो कि होंगी कोरोलिसिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। So let's begin with today's topic, which is very interesting. So first thing is कि frame of references क्या होते हैं. So frame of reference यहाँ पे क्या है? It is a set of coordinates that can be used to specify position of a body in that frame. ठीक है, फ्रेम जो है वो 2 dimensional 3 dimensional कोई भी हो सकता है. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फ्रेम में उस फ्रेम के कुछ जो है कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उनकी हेल्प से जो है उस पर्टिकुलर फ्रेम में हम पोजीशन ऑफ अ बॉडी को स्पेसिफाई कर सकते हैं. ओके, तो इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझते हैं थ्रू इट्स टाइप्स. ठीक है, तो टाइप्स जो हैं इसकी हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं दे आर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं एक, सेकंड वन है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होगा? एज द नेम सजेस्ट, इनर्शियल जहाँ पे जो है लॉ ऑफ इनर्शिया जो है दैट विल होल्ड गुड. तो उसको ज़रा बाद में समझते हैं, पहले देखते हैं कि है क्या ये. अगर जैसे हमने यहाँ पे एक एस फ्रेम लिया है विच इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोऑर्डिनेट्स जो हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पड़ा हुआ तो हम इस पर्टिकुलर फ्रेम में जो है उसके पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं. लाइक अगर हम बोलेंगे ओ से लेकर जो एक्स तक डिस्टेंस है वो आर है, रेस्ट जो है वाई जेड क्या हो जाएगा 0, तो इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे r 0 0. अगर इनिशियल टाइम पे जो है अगर टाइम t 0 है वहाँ पे जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए r 0 0. फाइन. तब उसके बाद हमने क्या किया, एट टाइम t डैश हमने इसके कोऑर्डिनेट्स चेक किए एंड अगेन जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए r 0 0. ठीक है, तो इट मीन्स अगर जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वहाँ पे जो है बॉडी के कोऑर्डिनेट्स सेम आ रहे हैं, इट इज़ इंडिकेटिंग जो बॉडी है दैट इज़ एट रेस्ट. ठीक है, यही हुआ ना, बिकॉज देखो कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हुए, इट मीन्स जो बॉडी है जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट पे है. सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से हो गए जिनमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड्स गुड. जो लॉ ऑफ इनर्शिया वो क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया जो है दैट इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच सेज अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन अनलेस अंटिल इट इज़ एक्सपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स. तो यही तो यहाँ पे हुआ, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, वो देखिए रेस्ट पे ही रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं की. यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं वो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जो कि खुद से कोई फोर्स नहीं लगाते. ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स है सिर्फ वो ही जो है ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर सकती है. जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो जो है कोई फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे नहीं अप्लाई करते. सेकेंड यहाँ पे देखो यही पॉइंट है, नो फोर्स अराइजेज ड्यू टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण कोई फोर्स नहीं आएगी. ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस कैन कॉज मोशन ऑफ द बॉडी. समझ लग गया ना ये यहाँ तक? ठीक है, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे वो वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे जहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया विल होल्ड गुड विच इंडिकेट अगर बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो मोशन में ही रहेगी. ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वही सिर्फ ऑब्जेक्ट की जो है मोशन को या स्टेट को चेंज कर सकता है, लेकिन जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके कारण कोई फोर्स अराइज नहीं होगी. ये आप डिफरेंस ध्यान में रख रहा जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे. सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से हुए? इट इज़ द वन विच इज़ ईदर एट रेस्ट और मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, तो जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पे होंगे या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, उन सबको जो है आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट कम्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और आपको जो है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल में डिफरेंस भी अच्छे से समझ आ जाएगा अभी. सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं विच डज़ नॉट हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जहाँ पे जो है वेरिएबल वेलोसिटी होगी वो होंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन. इट मीन्स जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होंगे उनको कहेंगे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस.
डिफरेंस पता चल गया। इनर्शियल क्या कौन से होंगे, जो रेस्ट पे होंगे या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, और नॉन इनर्शियल कौन से होंगे जहाँ पे जो है एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को ही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो है हमें पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम के साथ, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी आ गई। इट मीन्स एक्सेलरेशन को ऑब्टेन करने के लिए या तो डायरेक्शन चेंज होती रहे या तो जो है जो वेलोसिटी है उसमें चेंज होता रहे। जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ उसमें क्या होगा, अगर फ्रेम कुड बी ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट बी स्पीडिंग अप एंड स्लोइंग डाउन। ठीक है, डायरेक्शन हमने यहाँ पे सेम रख ली, लेकिन जो स्पीड है दैट इज़ अप एंड स्लोइंग डाउन। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा, और यू कैन से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड क्या है इसमें, देखो, फ्रेम कुड बी ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ कर्व पाथ एट अ स्टडी स्टेट। तो यहाँ पे हमने जो है स्पीड जो है उसको कांस्टेंट कर दिया, लेकिन डायरेक्शन इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग बिकॉज जो फ्रेम है दैट इज़ ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ कर्व पाथ। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या होगी, ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ कर्व पाथ एंड ऑल्सो स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। दोनों चीज़ें चेंज हो गई। ठीक है, स्पीडिंग अप स्लोइंग डाउन भी हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंड ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ कर्व पाथ है तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो इन तीनों टाइप के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं दे विल बी इन द कैटेगरी ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और अनदर नेम क्या है इनका, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की। तो यहाँ पे है जैसे अ गर्ल इज स्टैंडिंग स्टिल ऑन अ ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राउंड है वो क्या है, फिक्स्ड है, तो ग्राउंड क्या होगा, दैट विल एक्ट एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, जो कार है दैट इज़ मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, और यू कैन से कर्व्ड पाथ है यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, दैट इज़ चेंजिंग। डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये कौन सा बन जाएगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इनर्शियल जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो यहाँ पे देखो कार इज स्पीडिंग अप एंड कार इज स्लोइंग डाउन, टू जो यहाँ पे इमेजेस हैं। ठीक है, बोथ द इमेजेस ऑफ द कार जो है, यहाँ पे जो कार है दैट विल एक्ट एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज वहाँ पे जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन कॉज हो रही है, सो दे आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट अगर आप यहाँ पे ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड इज फिक्स्ड, तो वो क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप आपको दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस कंसिडर किया विच इज़ फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यू कैन से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप इसको ऐसा ग्राउंड कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो जो एस है, एस इज़ फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो एस डैश है दैट इज़ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस। तो एस डैश फ्रेम में जो पार्टिकल है पी, उसका पोजिशन वेक्टर है वहाँ पे आर डैश। ठीक है, अगर हम उस पोजीशन पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड फ्रेम एस देखें तो दैट विल बी पोजीशन वेक्टर आर। दोनों ओरिजिन के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लेंगे आर नॉट, एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस हो गया ए। तो अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सर्टेन कैलकुलेशन के बाद देखें तो जो ए डैश है दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस ए नॉट। तो यहाँ पे अगर हम इसको मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगी फोर्स। तो फर्स्ट टर्म जो बन गई एम ए डैश, सेकेंड विल बी एम ए माइनस नेक्स्ट वन है एम ए नॉट। ठीक है, फोर्स की टर्म में लिखे तो बन जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ माइनस एफ नॉट। जो एफ डैश है दैट इज़ द फोर्स एक्टिंग इन द फ्रेम एस डैश। ठीक है, जो रोटेटिंग फ्रेम है, मूविंग फ्रेम है उसमें, और एफ जो है दैट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, और एफ नॉट भी यहाँ पे एक फोर्स अराइज हो रही है। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि अगर फ्रेम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही है तो हम देखो यहाँ पे एफ ज़ीरो कर दिया। इन स्पाइट ऑफ दैट जो एफ डैश है दैट इज़ इक्वल टू माइनस एफ नॉट हमें मिल गया। जहाँ पे जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एफ ज़ीरो हो जाता था, यहाँ पे जो है एफ डैश जो है वो ज़ीरो ना होके दैट इज़ इक्वल टू माइनस एफ नॉट। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस कि नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है दैट अप्लाइज फोर्स ऑन द पार्टिकल, जहाँ पे जो है इनर्शियल फ्रेम था वहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रही थी। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे थी, मोशन पे है तो मोशन में थी। बट यहाँ पे क्या है, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देयर इज सम फिक्टिशियस फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यू टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Hence in non-inertial frame of reference an isolated particle experiences a force। ठीक है, तो F नॉट जो है उसको हम कहेंगे fictitious force और pseudo force।
जैसे हम यहाँ पे जो है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एग्जांपल लेते हैं, दैट व्हेन सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे जो फिक्टिशियस फोर्स है वो कौन सी होगी, यहाँ पे इफ़ यू आर इन एन ऑटोमोबाइल व्हेन द ब्रेक्स आर अब्रप्टली अप्लाइड देन यू विल फील पुश टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द कार, ऐसा ही होता है, ठीक है। एकदम से जब ब्रेक लगती है आपको ऐसा लगता है कि आगे को है ना, यू विल पुश टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द कार। सो what you will do basically, you may actually have to extend your arms to prevent yourself from going forward toward the dashboard। तो यहाँ पे कोई ऐसी फोर्स तो नहीं है जो आपको आगे को पुश कर रही थी, ठीक है। देर इज़ रियली नो फोर्स पुशिंग यू फॉरवर्ड द कार सिंस इट इज स्लोइंग डाउन इज एन एक्सेलरेटिंग और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द लॉ ऑफ इनर्शिया नो लॉन्गर होल्ड्स गुड इफ़ वी यूज़ दिस एज नॉन इनर्शियल फ्रेम टू जज। यहाँ पे बेसिकली वही है कि अगर जो है कार जो है कर्व्ड पाथ पे, कोई भी ऑटोमोबाइल जो है कर्व्ड पाथ में मूव करता है, तो आपने नोटिस क्या होगा कि दैट यू आर मूविंग आउटवर्ड्स, ठीक है। आप जो है विंडो सीट की तरफ बाहर को हो रहे होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली क्या है कि कोई फोर्स, उस फोर्स का नेम जो है उन्होंने फिक्टिशियस फोर्स दे दिया। सिमिलरली जैसे कार में ही या है आप ट्रैवल कर रहे हैं, एकदम से सडन ब्रेक्स अप्लाई होती हैं और आप आगे को मूव कर रहे हैं, ठीक है। उस फोर्स को, या एकदम से जो है कार स्पीड अप होती है और आप पीछे को मूव कर रहे हैं, उस फोर्स को जो फिक्टिशियस फोर्स है, ठीक है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर सर्कुलर केस की हम बात करें, सो यहाँ पे यही कंसिडर किया जाता है दैट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, देयर इज़ सम फिक्टिशियस फोर्स जो कि प्रेजेंट होती है, जो अराइज होती है ड्यू टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम पढ़ते हैं उन फिक्टिशियस फोर्सेस के बारे में कि जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो उसमें फिक्टिशियस फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, व्हाट दे आर। तो उन फिक्टिशियस फोर्सेस के नेम्स एंड फार्मूलाज देख लेते हैं क्या बनते हैं। सो फिक्टिशियस फोर्स इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम हैविंग रोटेशनल मोशन। यहाँ पे हमने जो है एक एस फ्रेम ले लिया है, ओ एक्स वाई जेड, जो कि है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके साथ ही हमारे पास ओ डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश जो है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसमें दोनों मोशंस प्रेजेंट हैं, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। देखो वो आगे मूव भी कर रहा है एंड रोटेट भी कर रहा है। So O dash, X dash, Y dash, Z dash be the non-inertial frame which is moving linearly and at the same time rotating with respect to frame S, ठीक है। दोनों motions present हैं इसमें। तो at time T जो है दोनों frame of references coincide कर रहे थे, means जो है फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो तो रेस्ट पे ही है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी अभी रेस्ट पे ही था, उसमें मोशन नहीं बिगिन हुई थी, सो दे आर कंसाइडिंग। सो पार्टिकल एट पॉइंट पी जो है, अगर हम ओ पी वैक्टर देखें दैट विल बी इक्वल टू आर वैक्टर। ओ डैश पी अगर सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखें विल बी आर डैश होगा, और जो दोनों ओरिजिन्स हैं उनके बीच में डिफरेंस जो होगा, डिस्टेंस जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू आर नॉट। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग आर वैक्टर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर डैश। आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आर नॉट को हम लिख सकते हैं एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप। यहाँ तक ठीक है। जो आर डैश है, आर डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो रोटेटिंग फ्रेम जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो आई कैप, जे कैप एंड के कैप होंगे उनके साथ साथ भी यहाँ पे जो है डैश लगा हुआ है। देखो आई डैश आई कैप है, जे डैश कैप है, के कैप डैश है। तो यहाँ पे जो डैश है इसके साथ ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आई कैप, जे कैप एंड के कैप है दे आर नॉट द कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर्स, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स वाई जेड डायरेक्शन। बट यहाँ पे जो है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एस डैश है दैट इज़ रोटेटिंग एज वेल एज उसमें लीनियर मोशन भी प्रेजेंट है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप कांस्टेंट नहीं है, दे आर ऑल्सो चेंजिंग। तो यहाँ पे जो है ये इनके साथ डैश यहाँ पे ऐड हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट करने पे फर्स्ट जो आ गया दैट विल बी एक्स डॉट आ गया, वेलोसिटी आनी थी, ठीक है। एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप प्लस जेड डॉट के कैप इज इक्वल टू एक्स नॉट डॉट आई कैप प्लस एक्स नॉट वाई नॉट डॉट जे कैप प्लस जेड नॉट डॉट के कैप। यहाँ तक तो हो गया। बट यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे दोनों टर्म्स जो हैं दे आर वेरिएबल। एक्स डैश भी वेरिएबल है, आई कैप डैश भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे दो टर्म्स आ जाएंगी, एक्स डॉट डैश आई कैप डैश कैप प्लस वाई डॉट जे कैप डैश प्लस जेड डॉट डैश के कैप डैश, ठीक है। तो ये टर्म आ गई। प्लस जो है अब हमने आई कैप जो आई डैश कैप है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश रख के आई कैप डैश जो है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो सेकंड टर्म जी, ठीक है, हमारे पास आ गई।
तो उसके बाद जो है इस कंप्लीट टर्म को हम लिख सकते हैं v वेक्टर। तो ये वेलोसिटी बन रही है बिकॉज वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आ रहे हैं ये, सो दिस कैन बी रिटन लाइक v वेक्टर। और जो x डॉट वाला है उसको हम लिख देंगे v नॉट वेक्टर। और उसके बाद जो नेक्स्ट वन है दैट विल बी रिटन एज v डैश वेक्टर। और जो उसके बाद लास्ट टर्म है उसको हम एज सच लिख देंगे विच इज़ x डैश वाली जो टर्म है, ठीक है, उसको एज सच ही हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ठीक है, हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला लीनियर वेलोसिटी v जो है दैट इज़ इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस r। तो डी आर बाई डी टी जो है दैट विल बी ओमेगा क्रॉस r। डी जो v है उसको हम डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं बिकॉज r इज़ डिस्टेंस ओवर हियर। तो अगर हम इसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं r, बिकॉज जो r है उसको आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो कंप्लीट टर्म जो हमने डिफ्रेंशिएटिंग वाली टर्म निकाली थी वो किसके इक्वल आ जाएगी यहाँ पे ओमेगा क्रॉस r डैश वेक्टर, ठीक है। r डैश वेक्टर यहाँ पे क्या है, अगर हम तीनों इन टर्म्स को प्लस करेंगे ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश प्लस ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश प्लस ओमेगा क्रॉस के कैप डैश, तो ओमेगा जो है वो तो कॉमन हो जाएगा लेकिन आई कैप, जे कैप, के कैप को हम r डैश लिख देंगे। तो इफ़ यू अज्यूम कि जो हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है उसकी सिर्फ रोटेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल नहीं है, मीन्स एस फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है जो फिक्स्ड फ्रेम है उसके ऊपर सिर्फ वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी ये जो वी नॉट था वो ज़ीरो हो जाएगा, आर डैश वेक्टर जो आर के इक्वल हो जाएगा बिकॉज अब दोनों पोजीशन वेक्टर सेम ही हो गए हैं ये, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो वी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। जो v है दैट इज़ द वेलोसिटी इन द फिक्स्ड फ्रेम, जो v है दैट इज़ द वेलोसिटी इन द फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी फिक्स्ड। v डैश जो है दैट इज़ द वेलोसिटी इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रोटेट कर रहा है, तो उसको लिख सकते हैं हम डी आर डैश बाई डी टी। रोटेटिंग आर डैश नहीं लिखेंगे बिकॉज आर डैश अब आर इक्वल हो गया, तो डी आर बाई डी टी रोटेटिंग। और फिक्स तभी लिखा है कि इसको कैंसिल ना कर दें हम, ये अलग अलग है, प्लस ओमेगा क्रॉस आर आ गया। तो अगर हम जो है v वेक्टर को g से रिप्लेस कर दें बस हमारे जो फार्मूलाज ऑब्टेन होने ही वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने g वेक्टर लिख दिया डी जी बाई डी टी फिक्स, डी जी बाई डी टी रोटेटिंग। तो g को जो है हमने यहाँ पे फिर से v लिख दिया है, g को v सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है, g इज इक्वल टू v ओवर हियर। तो डी वी बाई डी टी फिक्स्ड है लेकिन जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे हमने जो भी v की वैल्यू डराइव करी थी वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है आपने, एंड सम डिफ्रेंसिएशन इज इन्वॉल्व। अल्टीमेट स्टेप देखते हैं जो a डैश है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रोटेटिंग वाले को जो है हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हैं, तो a डैश जो है दैट इज़ इक्वल टू a माइनस ओमेगा डॉट क्रॉस जो है r वेक्टर माइनस 2 ओमेगा क्रॉस v डैश माइनस ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है, थोड़ा इंटरचेंज ही किया इधर उधर। फाइनली जो है हमें हमारी एक्सेलरेशंस एंड फिक्टिशियस फोर्सेस मिल गई हैं। जो फर्स्ट है ए डैश, ईच एंड टर्म को समझ लेते हैं क्या है ये। जो फर्स्ट है ए डैश दैट इज़ एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू फ्रेम एस डैश। जो ए है दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रेम एस। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म आती है दैट इज़ ओमेगा डॉट क्रॉस आर वेक्टर। यहाँ पे माइनस साइन है बिकॉज जब हमने ट्रांसलेशनल मोशन में स्टडी किया था जो एफ डैश फोर्स होती है दैट इज़ इक्वल टू माइनस एफ नॉट आई थी, मीन्स फिक्टिशियस फोर्सेस जो भी हैं उनके आगे माइनस साइन आएगा। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या है माइनस ओमेगा डॉट क्रॉस आर वेक्टर, इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। अगर आप इसके साथ मास मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगी फोर्स, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन है ना। तो यहाँ पे आगे ट्रांसवर्स फोर्स जिसका फार्मूला क्या है माइनस एम ओमेगा डॉट क्रॉस आर वेक्टर। अब ये जो एक्सेलरेशन क्यों प्रेजेंट है, दिस अराइजेज ड्यू टू एक्सेलरेटेड रोटेशनल मोशन। जब भी एक्सेलरेटेड रोटेशनल मोशन प्रेजेंट होगी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन विल बी देयर। और अगर जो है व्हेन अ फ्रेम रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, अगर जो है उसको हम कांस्टेंट कर दें एंगुलर वेलोसिटी को, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज ओमेगा इज़ देयर, ओमेगा डॉट यहाँ पे प्रेजेंट है, ओमेगा डॉट क्या हो जाएगा फिर ज़ीरो, डी ओमेगा बाई डी टी ज़ीरो हो गया बिकॉज यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। तो अल्टीमेटली जो है ट्रांसवर्स फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। सो इफ़ द सिस्टम इज़ रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी या फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सेकेंड टर्म है यहाँ पे माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी दैट इज़ कॉरियोलिस एक्सेलरेशन, एंड जब आप इसके साथ मास मल्टीप्लाई कर दोगे दैट विल बी कॉरियोलिस फोर्स, ठीक है। अब ये क्यों प्रेजेंट होती है, दिस अराइजेज व्हेन पार्टिकल इज़ मूविंग विद सम लीनियर वेलोसिटी इन रोटेटिंग फ्रेम एस डैश। जब भी पार्टिकल रोटेटिंग फ्रेम में उसके
पास सम लीनियर वेलोसिटी होगी तब ये फोर्स अराइज होगी। आप देखना कोई भी जो है फोर्स, फर्स्ट जो ट्रांसवर्स थी वहाँ पे भी वी प्रेजेंट नहीं है, जो नेक्स्ट वन हम थर्ड स्टडी करेंगे वहाँ पे भी वी प्रेजेंट नहीं है। जो वी है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, सॉरी जो लीनियर वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो सिर्फ जो है कॉरियोलिस जो है फोर्स उसी में ही प्रेजेंट है। सो दैट्स वाई जो है जब भी लीनियर वेलोसिटी की बात होगी तब जो है दैट विल अराइज इट टू द कॉरियोलिस एक्सेलरेशन और यू कैन से कॉरियोलिस फोर्स। To the third term which is minus omega cross r है, this is centrifugal acceleration। अगर आप mass multiply कर दोगे then it will be centrifugal force हो जाएगा and this arises only due to the rotational motion of frame s dash। जब भी जो frame है उसमें rotational motion present होगी तब जो है centrifugal force arise होगी। तो तीनों समझ लग गए आपको। ट्रांसवर्स फोर्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स फोर्स अराइज होगी अगर एक्सेलरेटेड रोटेशनल मोशन होगी, ठीक है। कॉरियोलिस जो है फोर्स वो अराइज होगी अगर जो है पार्टिकल विल पोजेस सम लीनियर वेलोसिटी इन द रोटेटिंग फ्रेम, और यहाँ पे थर्ड वन होगी ओनली बिकॉज ऑफ द रोटेशनल मोशन। सिर्फ ओमेगा प्रेजेंट है, सिर्फ रोटेशनल मोशन की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे होगी अराइज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लो, सर्टेन एप्लीकेशंस आल्सो आर देयर। सो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका फार्मूला हमने देखा, दैट इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। तो यहाँ पे इस फार्मूला से हमें ये बात पता चलती है दैट इट डजंट डिपेंड अपॉन वेदर द पार्टिकल इज़ एट रेस्ट और इन मोशन। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में दैट जो है if a particle is at rest what will happen to centrifugal force, if a particle is in motion what will happen to centrifugal force। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पार्टिकल चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो it won't affect centrifugal force, it just depend only on the rotating frame। अगर फ्रेम रोटेट कर रहा है centrifugal force will be there, चाहे पार्टिकल अंदर रेस्ट में है चाहे मोशन में है, ओके। जैसे अगर हम मैरी गो राउंड की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, या कोई सर्कुलर जो है फ्रेम है उसकी अगर हम बात करें तो उस वहाँ पे जो पार्टिकल अगर प्रेजेंट है, चाहे वो वहाँ पे रेस्ट पे हैं, चाहे वो किसी पोजीशन पे सीटेड हैं, चाहे वो मूव कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ जब तक जो फ्रेम है वो रोटेट कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज देयर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सेकंड है यहाँ पे कंडीशन फॉर कॉरियोलिस फोर्स टू बी ज़ीरो। तो कॉरियोलिस फोर्स जो है वो ज़ीरो कब होगी, उसकी कंडीशंस क्या हैं। बिकॉज हमने पढ़ा है दिस जस्ट अराइजेज बिकॉज ऑफ द लीनियर वेलोसिटी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल। तो अगर पार्टिकल रेस्ट पे होगा, पार्टिकल रेस्ट पे है, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी हो गई ज़ीरो। तो जो कॉरियोलिस फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पार्टिकल रेस्ट पे है या मोशन में है, इट वॉन्ट बी ऑल्टर्ड, लेकिन जो कॉरियोलिस फोर्स है अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज वी इज़ देयर, वी विल बी ज़ीरो, फोर्स विल बी ज़ीरो। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड यहाँ पे है अगर जो ओमेगा है एंड जो वी है, मीन्स जो एंगुलर वेलोसिटी है एंड जो लीनियर वेलोसिटी है, दे बोथ बिकम पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है कॉरियोलिस फोर्स जो है दैट विल आल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो। सो हमने कंडीशंस डिस्कस कर ली हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों प्रेजेंट है अगर पार्टिकल रेस्ट पे है, मोशन पे, हाउ इट विल बी चेंज, एंड हाउ व्हेन पार्टिकल इज़ एट रेस्ट दैट कॉरियोलिस फोर्स बिकम इक्वल टू ज़ीरो। और जब जो है एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, इवन देन क्या होगा, कॉरियोलिस फोर्स जो है दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जो है मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कंसिडर की है सो दैट आपको पता चले कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एंड जो कॉरियोलिस फोर्स है हाउ दे एक्ट ऑन अ पार्टिकल व्हेन रोटेटिंग फ्रेम इज़ देयर। तो यहाँ पे जो है हमने एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म ले लिया विच इज़ मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। उसके बाद जो है एट द सेंटर ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम एक गोल्फर है, ठीक है। गोल्फ गेम खेलते हुए या आपने खेली भी होगी या खेलते हुए देखा होगा, तो जो सेंटर ऑफ द फ्रेम है वहाँ पे जो है गोल्फर प्रेजेंट है और आपको पता है एक होल होता है, ठीक है। तो उसमें बॉल जो है अपनी स्टिक्स से जो उस होल में डालनी होती है। तो यहाँ पे जो है होल इज़ देयर, बट यहाँ पे ट्विस्टिंग पॉइंट जो है वो कौन सा है कि जो फ्रेम है, जो प्लेटफॉर्म है वो रोटेट कर रहा है। समझ लग गया, प्लेटफॉर्म जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। गोल्फर जो है एट द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म प्रेजेंट है, उसने जो है होल इज़ देयर और वहाँ पे जो है उसने विद द हेल्प ऑफ स्टिक जो है, गोल्फ स्टिक जो होती है, जो बॉल है वो उस होल में डालनी है। द रोटेटिंग प्लेटफॉर्म इज़ मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो जो फर्स्ट फोर्स जिसके रिगार्डिंग हमने बात की थी ट्रांसवर्स फोर्स, वो तो हो गई ज़ीरो,
ठीक है, बिकॉज अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो तभी दैट कम्स इनटू एक्शन, बट यहाँ पे जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो फर्स्ट फोर्स तो कट हो गई। सेकंड वन जो है यहाँ पे आप देखोगे, जब जो है गोल्फर बॉल को हिट करेगा, टू थिंग्स विल हैपन, बिकॉज रोटेटिंग फ्रेम है, या तो बॉल क्या करेगी, इट विल ओवर शूट द सिस्टम, वो जो है प्लेटफॉर्म से बाहर ही चली जाएगी, वन थिंग। सेकंड जो है, उसने तो हिट की थी टूवर्ड द लेफ्ट साइड, लेकिन जो है बॉल विल टिल्ट टूवर्ड द राइट साइड, दैट विल, देखिए दो यहाँ पे ऑप्शंस प्रेजेंट होंगी, या तो वो ओवर शूट कर जाएगी या तो वो राइट साइड की तरफ चली जाएगी। अगर तो वो ओवर शूट कर जाएगी, बाहर निकल गई, ठीक है, तो अब हम बोलेंगे दैट विल बी ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हमें पता है जो टेंजेंट टू द पाथ होता है उसके अलॉन्ग जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है दैट विल ओवर शूट द सिस्टम। उसके बाद सेकंड है राइट मिस, जो यहाँ पे मैंने लिखा है राइट वर्ड मिस जो होगा दैट विल बी ड्यू टू द कॉरियोलिस फोर्स जो है, ठीक है। तो टू थिंग्स जो है दैट विल हैपन। सो आई होप आपको अभी क्लियर हो ही गया होगा कि जब भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है तो जो फिक्टिशियस फोर्सेस हैं व्हाट रोल दे प्ले इन दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप जो आपका आज का टॉपिक अच्छे से समझ लग गया होगा। तो इफ़ दैट इज़ सो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।